तो हम पढ़ रहे थे कलेक्शन ऑफ डेटा, और मैंने आपको बताया था देयर आर टू सोर्सेज, वन इज इंटरनल, अदर इज एक्सटर्नल। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डेटा कलेक्ट करते हैं, इट इज इंटरनल। घर में बर्थडे पार्टी है तो भाई किस किस रिलेटिव को कहाँ कहाँ से आना है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है, तो इंटरनल हो गया। बट आपने सो कॉल्ड थोड़ी सी भी जान पहचान थी तो उन लोगों को भी बर्थडे पार्टी में बुला ही लिया, तो उनका डेटा क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल। जैसे बोलते हैं ना, सर आपको इसीलिए भैया की एंगेजमेंट में नहीं बुलाए, घर घर वालों का फंक्शन था, मेरे को तो पराया बना दिया लोगों ने। समझ में आ गया? घूमने जाए छूट जाए तो सर प्लीज बैकअप करा दीजिएगा, सर रिकॉर्डेड वीडियो दे दीजिएगा। यहाँ सर अपने हैं, बर्थडे पार्टी और भैया की एंगेजमेंट बुलाना है तो क्या बोलते हैं? सर घर घर वालों का फंक्शन था। इस बात को याद रखा जाएगा, इसलिए मैंने आप सबको अपनी शादी में बुलाया ही नहीं। समझ में आ गया? मेरे को पता था आप लोग इस तरह के निकलने वाले हैं कल को। खोपड़े में बात गई। चलिए, आप समझ में आया क्यों नहीं मैंने आपको अपनी शादी में बुलाया? इसीलिए नहीं बुलाया। तो 18 साल पहले मैंने एकदम सही डिसीजन लिया था। चलिए, मैं चाहता तो आपको बुला सकता था। उस समय आप कहाँ थे पता है आपको? अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे, निपटने की तैयारी कर रहे थे, फिर गए ऊपर, फिर पुनर्जन्म में आ गए नीचे, इसलिए नहीं बुलाया था। चलिए, तो अब जब इंटरनल सोर्स से डेटा कलेक्ट हुआ तो इट इज इंटरनल डेटा। एक्सटर्नल सोर्स से कलेक्ट हुआ तो एक्सटर्नल डेटा। इज दैट क्लियर? प्राइमरी सेकेंडरी तो इसके बाद आता है। डायग्राम लगता है लोग भूल गए। ये देखिए, समझ में आ गया? ये इंटरनल सोर्स है और ये एक्सटर्नल सोर्स है। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, आपने जहां से डेटा कलेक्ट करना था वहीं से आपने उसको ले लिया, सर्वे किया, लोगों का इंटरव्यू लिया, तब ये प्राइमरी बनेगा। इज दैट अंडरस्टूड? और अगर आपने किसी का कलेक्टेड डेटा यूज कर लिया, उसके लिए तो प्राइमरी था, आपके लिए वही चीज सेकेंडरी। अब मैं क्या बात बताना चाहता हूं जो मैंने लास्ट लेक्चर में राज रखी थी बच्चों। इंटरनल सोर्स में प्राइमरी हो सकता है, बट देयर कैन नॉट बी सेकेंडरी। इज दैट क्लियर? एक्सटर्नल में आप इंटरव्यू से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपने किसी से फॉर्म भरवा लिया, क्वेश्चनायर भरवा लिया। सर ये क्वेश्चनायर क्या होता है? पार्ट ऑफ द सिलेबस से मैं आपको बताऊंगा, बट क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े एडवांस्ड हो गए हैं तो 90% चीजें तो उनको पता होती हैं। कभी कभी आप पिज्जा हट या डोमिनोज गए होंगे, वो लोग एक छोटा सा फॉर्म भरने को देते हैं कि भाई आपका विजिट फ्रीक्वेंट होता है कि लेस फ्रीक्वेंट होता है, आप वीक में कितनी बार पिज्जा खाते हैं। वो सिर्फ चेक करना चाहते हैं कि जहां पे हम स्टोर ऑपरेट कर रहे हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनका बिहेवियर क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, तो अकॉर्डिंगली हम ब्रांचेस को और सेटअप करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए दिल्ली और लखनऊ में डोमिनोज और पिज्जा हट खुल गया, ढेर सारी पब्लिक वहां जा रही है। 6 महीने इन्होंने एक सर्वे किया, लोगों से फीडबैक फॉर्म भरवाया, पता लगा कि 20% हमारी सेल तो सिर्फ प्रयागराज के लोगों से हो रही है। तो इसका मतलब प्रयागराज में भी अगर हम एक सो कॉल्ड अपना आउटलेट ओपन कर दें तो ये कस्टमर तो वहां आएंगे ही आएंगे। इज दैट क्लियर? और बाकी भी आ सकते हैं। और उनका ये मानना है कि अगर 100 में से 30 पिज्जा या बर्गर हमारे बिक गए तो कॉस्ट तो हमारी निकल आई, अब सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। तो 20% सेल तो हमारा लगभग काफी काम करके दे ही देगी हमको। तो इस तरह से डेटा काम आता है। चैप्टर खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो इस बात को याद रखिएगा, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कलेक्ट किया गया डेटा इज इंटरनल। आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, तो प्राइमरी बन गया। और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से डेटा कलेक्ट किया, इंटरव्यू हुआ, फीडबैक फॉर्म भरवाया, टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया। समझ में आ गया? दिस इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट? एक्सटर्नल सोर्स का प्राइमरी डेटा, एक्सटर्नल का प्राइमरी। तो मूवी लॉन्च हुई, फर्स्ट शो चल गया, जैसे ही फर्स्ट शो ओवर हुआ 15-20 न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट अलग अलग थिएटर के बाहर पहुंच गए लोगों से उनका फीडबैक लेने के लिए। कौन सा डेटा कलेक्ट हो रहा है चिल्ड्रन? प्राइमरी डेटा। इज दैट क्लियर और नॉट? और पूरा बढ़िया डेटा सजाकर आपने एक ब्लॉग लिख दिया गूगल पे। ब्लॉग जानते हैं ना क्या होता है? हाँ सर, वो गूगल पे बकवास जो होती है उसी ब्लॉग बोलते हैं, इसलिए ब्लॉग भी बी से स्टार्ट होता है, बकवास भी बी से स्टार्ट होती है। आपने एक ब्लॉग लिख दिया, इज दैट क्लियर? और उस ब्लॉग में, आई रिपीट, आपने लोगों को सब कुछ बताया। मैंने उस ब्लॉग को इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाना है, मेरे लिए वो क्या हो गया बच्चों? सेकेंडरी डेटा। तो प्लीज इस डायग्राम को मार्क कर लीजिए क्विकली। तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? हमको यहां से स्टार्ट करना था शायद। चलिए, तो अपनी कॉपी में लिख दें सब लोग, प्राइमरी डेटा मीनिंग बड़ा आसान है चिल्ड्रन, डेटा विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी। सर ये क्या फर्क होता है? आपने अगर छोटा मोटा रिसर्च करना है तो आप बन जाइए हेड और अपने अंडर में 10-12 लोग लगा दीजिए, वो आपके लिए डेटा इकट्ठा करके ले आएंगे।
तो आप होंगे इन्वेस्टिगेटर, और आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं चिल्ड्रन, इन सब को आप क्या बोलेंगे? अगर घर जाके आपने कुछ पढ़ा होगा तो जवाब दे पाएंगे, वरना बैल बुद्धि की तरह बैठे रहिए। एन्यूमरेटर। बट जब आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए या आपके पास हैंड्स ही नहीं है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं। ढेर सारी रिसर्च एजेंसीज हैं, जैसे मैं प्राइस वाटरहाउस कूपर्स की बात करूं, या मैं केपीएमजी की बात करूं, या एक कंपनी है चिल्ड्रन मैकेंजे। ये सब वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंसल्टेंसीज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंसल्टेंसी का भी काम करती हैं। मान लीजिए इंडिया में मर्सिडीज वालों ने अपना प्लांट सेटअप किया, क्योंकि जर्मनी में इनका ऑडिटर केपीएमजी था, तो केपीएमजी पे विश्वास इनको ज्यादा है। अब ये केपीएमजी से कह रहे हैं भैया हिंदुस्तान में भी एक दुकान खोल लो, ताकि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह कौन ऑडिट करेगा, चेक करेगा। केपीएमजी कह रहा है ठीक है, लेट इंडियन गवर्नमेंट गिव अस द परमिशन। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा भाई देखो, बात बुरी लगे या अच्छी लगे, हम अपने देश में ऑडिट का सर्टिफिकेशन सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को देते हैं। इसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने की सो कॉल्ड परमिशन हम किसी को नहीं देते हैं। आप किसी से भी चेक करवा लीजिए, जब तक सीए का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक इसको ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं माना जाएगा। तो बच्चों, सीए के साइन की वैलिडिटी तो समझ लीजिए भगवान के सिग्नेचर से भी ऊपर होती है। जो इसके सिग्नेचर की वैलिडिटी है वो किसी के सिग्नेचर की वैलिडिटी नहीं है। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किसी की बैलेंस शीट पे साइन कर दिया तो समझ लीजिए लोगों के अरबों खरबों रुपए अपने घर से निकल के स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, बैंक में, यहां वहां पहुंच जाते हैं। खोपड़े में बात गई। इसीलिए रिजल्ट थोड़ा कम रहता है, अर्जी फर्जी लोगों को सीए नहीं बनाया जाता। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? तो इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट का काम तो करते ही करते हैं भाई, बट किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिर्फ एज अ सोल प्रोप्राइटर या एज अ पार्टनर ही काम करने की परमिशन है। अगर आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी खोल लें और उसका नाम रख दें एसएम लिमिटेड और बोले ये काम क्या करती है, 15 सीएस ने मिलकर कंपनी खोली और ये ऑडिट का काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी सॉरी, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑडिट की परमिशन सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में देते हैं, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि बच्चों, जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम अगर किसी को चीट करते हैं और लॉस हो जाता है तो हम जिम्मेदार नहीं है, हमारा बिजनेस जिम्मेदार है। सर मतलब, मान लीजिए कि आप विजय माल्या के ऑडिटर थे, आपको पता था 9,000 करोड़ का घपला है, तब भी आपने छुपाया, आपको पता थी ये बात। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी खोल के बैठे हैं तो आप ये बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को नहीं पता था, सीबीआई की रिसर्च पड़ी, रेड पड़ी, ईडी वाले आए, साबित हो गया कि आप ही ने घपला किया है, नोइंगली आपने सच को छुपाया, तो मैक्सिमम आपकी कंपनी की जो जायदाद है बस वो बिक सकती है, पर्सनल जायदाद बिक नहीं सकती। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में नुकसान हो जाए तो मुकेश अंबानी की पर्सनल एसेट्स नहीं बिकेंगी, जो रिलायंस की एसेट्स है वो बिकेंगी। तो बेचारा फ्रॉडलेंट सीए जिसने फ्रॉड किया, फर्जिफिकेशन किया, वो तो बच जाएगा। नहीं समझे? अभी हार्दिक पांड्या जी का नाम सुना होगा, बड़ा चतुर आदमी निकल गया, मैं तो जानता ही नहीं था। उसकी बीवी आई, शादी हुई, बीवी धोखा देके चली गई, शादी सिर्फ की थी एलिमनी के लिए, और कह रहा है मेरे पास तो 150 रुपए की जायदाद है, सारी जायदाद मेरी माता जी के नाम पे है, 75 रुपए ले लो। बड़ा इंटेलिजेंट आदमी निकल गया, मैंने ऐसा इंटेलिजेंट आदमी देखा नहीं है तक अपने जीवन में। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट निकल लेगा और फंसेगा कौन? उसकी कंपनी। और पता लगा कंपनी में इतना पैसा है ही नहीं कि भारत सरकार को जो चूना लगाया गया है या जिसको भी चूना लगाया गया है वो कवर अप हो जाए। बट सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में हड्डी और खाल तक उधड़ देंगे। यहां पे जो लॉस बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो सो कॉल्ड ओनर के सिर पे आती है, मतलब पूरी तरह से बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यहां लागू नहीं होता। तो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉड कर जाए तो हम उसकी घर की प्रॉपर्टी भी बेच सकते हैं, इन केस ही इज अ सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर। तो इंडिया में किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को ऑडिट का काम करने की परमिशन नहीं है। तो बच्चे कहेंगे सर देन हाउ दे आर ऑपरेटिंग इन इंडिया? इनका नाम है बच्चों, काम इंडिविजुअल सीए ही करते हैं। अगर केपीएमजी ने कोई गड़बड़ी की, केपीएमजी बच जाएगा, नपेगा कौन? जो उनके हेड सीए होंगे वो नपेंगे।
तो लोग सर काम क्यों करते हैं? अरे हर बार फ्रॉड ही थोड़ा होता रहता है, काम ठीक भी तो होता है। इज दैट क्लियर? क्यों ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अलाउड नहीं है, मैंने आपको ये बता दिया। इतनी बात समझ में आ गई? अब केपीएमजी इंडिया आएगा क्योंकि इनके पास पैसा लगाने की हैसियत है। ये करोड़ों रुपए ऑफिस पे खर्च कर सकते हैं, बढ़िया काम करने की फैसिलिटी दे सकते हैं। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके जैसा सोचेगा कि भाई नॉर्मल लोकल छाप सीए के अंडर में काम करता हूं, महीने का 40,000 तनख्वाह मिलता है, केपीएमजी चला जाऊंगा महीने की 2 लाख तनख्वाह मिलेगी। समझ में आ गया? लोकल छाप सीए के पास अगल बगल के बिजनेसेस का काम होता है, बहुत बड़ा काम नहीं होता, बट इन कंपनीज का काम मिलता ही किनको है? बड़ी कंपनीज को ही मिलता है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अब भाई आपके घर में बर्थडे पार्टी है तो मुन्ना हलवाई को लगा लोगे खाना बनाने के लिए, बट क्या मुकेश अंबानी मुन्ना हलवाई को लगवाएंगे? नो, वो ताज वगैरह में जाके बात करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब एक रिसर्च हुई 1992-3 में, मैकडोनल्ड्स जब इंडिया आया, दे प्रूव टू बी अ बिगेस्ट फ्लॉप। मैकडोनल्ड की हवा खराब हो गई कि हम तो भाई इतना बिजनेस वर्ल्ड वाइड करते हैं, हिंदुस्तान में हम क्यों निपट गए? तो मैकेंजे वालों को उन्होंने जिम्मेदारी दी कि भाई आप डेटा कलेक्ट करिए हमारे लिए और हमें बताइए कि क्यों लोग हमको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मैकडोनल्ड्स ने डेटा कलेक्ट किया और बताया कि भाई इंडिया में लोगों को बर्गर के अंदर आलू की पैटी पसंद है और आप लगाते हैं पंपकिन की पैटी। तो मैकडोनल्ड्स की न्यूट्रिशनिस्ट टीम ने बोला कि भाई पंपकिन की जो पैटी है दैट इज गुड फॉर हेल्थ, आलू तो भाई फैट है, लोग फटा जाएंगे। मैकिन्से कह रहा है कोई बात नहीं, लोग बर्गर खा खा के बर्गर बन जाएंगे, बट उनको न्यूट्रिशन से लेना देना नहीं है, न्यूट्रिशन चाहे तेल लेने, हमको टेस्ट चाहिए। तो यहाँ लोग थोड़े चटोरे टाइप के हैं। तो बच्चों तब जाके ये आलू टिक्की बर्गर लॉन्च हुआ था, और ये आलू टिक्की बर्गर सिर्फ ये अगल बगल को देशों में मिलता है। इंडिया पाकिस्तान तो मैं कभी गया नहीं, नेपाल वगैरह में आपको मिल जाएगा। बाकी यूएस कभी आप जाएं अगर, या ऑस्ट्रेलिया भी जाएं या यूके जाएं, वहां पे आपको आलू टिक्की मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो पीपल अंडरस्टूड डेटा की इंपॉर्टेंस क्या चल रहा है। तो मैकडोनल्ड्स ने जो काम मैकेंजे से कराया इट वाज प्राइमरी, और मैं उसी रिसर्च रिपोर्ट को यूज करके अपनी क्लास में आपको डेटा का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, तो आई एम यूजिंग इट एज सेकेंडरी डेटा। अभी भी नहीं समझे? समझ में आ गया? पक्का? तो मैकेंजे इज एन एजेंसी। खोपड़े में बात गई? चलिए, तो ऐसे ही मेरे पास बहुत तड़कते भड़कते एग्जांपल हैं। आपने बच्चों इस कंपनी का नाम सुना है? आईएफबी। आप में से काफी बच्चों के घर पे इस कंपनी का माइक्रोवेव ओवन तो होगा ही होगा, या अगर माइक्रोवेव ओवन नहीं होगा तो शायद वॉशिंग मशीन जरूर होगी, और वॉशिंग मशीन अगर नहीं होगी तो शायद बर्तन धोने वाला डिश वॉशर जरूर होगा। हाँ सर, ये है सर, क्योंकि बगल वाली शर्मा आंटी ने खरीदा था, मम्मी को चढ़ी गुस्सा, पापा बोली धनतेरस में वही लेके दीजिए। बर्तन नहीं धुलते, शोपीस की तरह है, ताकि लोग आए तो समझे अम्मी रईस हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमारा। तो इंडिया में 2 चीजें घरों में सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए खरीदी जाती हैं, एक वो वैक्यूम क्लीनर, वो इस्तेमाल नहीं होता, उसे झाड़ू लग ही नहीं सकता इंडिया में, समझ में आ गया, और दूसरा ये डिश वॉशर, क्योंकि इसमें आपको सारे बर्तन साफ करके रखने पड़ते हैं। तो सर वो क्या करेगा? वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा आपका, कि आप रईस हैं मोहल्ले में, साबित करेगा ये। इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई? नहीं समझ में आई? समझ में आ गई। चलिए तो आगे चलते हैं। तो आईएफबी वालों ने एक बार ये देखा कि पंजाब के एक छोटे से गांव से बड़ा भयंकर ऑर्डर आया है। तो आईएफबी, ये बात बच्चों मैं आपको 90s के आसपास की बता रहा हूँ, गूगल पे देखिएगा आपको स्टोरी मिल जाएगी। तो आईएफबी वालों ने अपनी रिसर्च टीम को भेजा कि भैया देख के आओ, जिस गांव से वॉशिंग मशीन का इतना ऑर्डर आ रहा है, मतलब वो रईस गांव होगा, क्योंकि इंडिया तो उस समय बहुत गरीब था। और अगर रईस गांव होगा और आईएफबी की जब वो वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, तो क्यों ना इंडिया में एक प्लांट लगा लिया जाए। इंडिया में जब प्लांट लगाएंगे तो माइक्रोवेव भी बेचेंगे, सब कुछ बेचेंगे यहाँ पे। तो जब उनकी रिसर्च टीम पंजाब के उस गांव गई, पता उन्होंने क्या देखा? कि वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल क्या हो रहा था? वो वॉशिंग मशीन के अंदर लस्सी बनाते थे, क्योंकि बड़े बड़े परिवार थे, इतना बड़ा बड़ा गिलास लस्सी का चाहिए उनको, एक एक आदमी एक एक 1.5 लीटर लस्सी पीता था। 20 लोग के परिवार, 25 लीटर लस्सी बननी है, तो 25 लीटर मस्त लस्सी वो मथानी से तो नहीं बना सकते ना, उसके लिए क्या चाहिए? वॉशिंग मशीन। तो लोग वॉशिंग मशीन में कपड़ा नहीं धोते थे, लस्सी बनाते थे। खोपड़े में बात नहीं चल रहा, ये एकदम ट्रू स्टोरी, में मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप जब मार्केटिंग मैनेजमेंट एमबीए में पढ़ने जाएंगे तो आपके प्रोफेसर आपको बताएंगे सब बातें वहां पे। खैर चलिए, डेटा का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया बच्चों? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करती है चिल्ड्रन, और अगेन इसी को आप क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा। खोपड़े में बात गई? तो झटपट डेफिनेशन कॉपी कर लें फास्ट। तो आगे बच्चों, व्हाट इज प्राइमरी डेटा? अब यहां पे लिखा है वंस कलेक्टेड, इसके आगे मैं एक वर्ड जोड़ूंगा, ऑर्गेनाइज्ड एंड पब्लिश्ड बिकम्स व्हाट चिल्ड्रन? सेकेंडरी डेटा।
इज दैट अंडरस्टूड? तो अगर बच्चों प्राइमरी डेटा नहीं होगा तो क्या सेकेंडरी बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। खोपड़े में बात गई। चलिए, व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? विच इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स। ये क्या होता है सर? अब पब्लिश्ड सोर्स हो गया, जैसे मान लीजिए गैजेट ऑफ इंडिया। सर ये क्या होता है? सरकार का ऑफिशियल कागज गैजेट ऑफ इंडिया बोला जाता है। न्यूज़पेपर में कभी आपने पढ़ा होगा गैजेट ऑफ इंडिया करके। मान लीजिए कि यूपी में 150 नए पेट्रोल पंप्स को लाइसेंस दिया गया कि अब आप चार्जिंग पॉइंट भी लगा सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती है, उस कागज के टुकड़े को गैजेट ऑफ इंडिया बोलते हैं। न्यूज़पेपर में छपता है ये, ध्यान दीजिएगा आज के बाद जरा। अनपब्लिश्ड क्या हो गया? आपके स्कूल की मैगजीन में रिजल्ट छपाए चल रहे हैं, ये पब्लिश्ड होगा, ये पब्लिश्ड। बट कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियली पब्लिश तो नहीं की गई है, बट आपने अलग अलग ऑफिस से जाके कलेक्ट की और उसके बेसिस पे अपनी कोई रिसर्च तैयार कर ली, दैट इज कॉल्ड एज अनपब्लिश्ड। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो जो छप जाता है वो पब्लिश हो जाता है, जो रिकॉर्ड्स में तो है बट पब्लिक को हमने स्पेसिफिकली बताया नहीं, दैट इज अनपब्लिश्ड। नहीं समझे? कौन सा एमपी कितने वोट को सो कॉल पाकर जीत गया, ये हर एमपी को बताया जाएगा, उसको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, दैट इज पब्लिश्ड। बट जो लोग हारे, जिनकी जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त होना जानते हैं? कुछ लोग मजे मजे में इलेक्शन लड़ लेते हैं, इज दैट क्लियर? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोट नहीं मिले तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट 10 15 20 हजार दिया है हम वो सीज कर लेंगे। ये माना जाएगा कि आप मजा लेने के लिए इलेक्शन लड़ लेते, आपको इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। अब इनका भी डेटा इलेक्शन कमीशन के पास है, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए आपको मिल जाएगा, बट उन्होंने किसी रिपोर्ट पे इसको छापा नहीं है, तो ये अनपब्लिश्ड हो गया। क्या हो गया? अनपब्लिश्ड। नहीं समझे? आपके स्कूल में लाइब्रेरी है, इज दैट क्लियर? लाइब्रेरी की क्या क्या खासियत है, लाइब्रेरी रिपोर्ट में लाइब्रेरियन ने सब छापी है, बट लाइब्रेरी में किस क्लास के लिए कितनी 1000 बुक्स या 100 बुक्स हैं, ये उनके एक्सेशन रजिस्टर में रिकॉर्ड तो है, बट इन्होंने कहीं छापा नहीं है। तो आप जाके इसको कलेक्ट कर रहे हैं हर स्कूल की लाइब्रेरी में, ताकि आप ये देखना चाहते हैं कि बुक्स का इन्फ्लुएंस बच्चों के एजुकेशन पे कितना होता है। तो ये अनपब्लिश्ड डेटा हो गया। कौन सा? अनपब्लिश्ड। समझ में आई बात की नहीं? कॉपीड एवरीबडी? चिल्ड्रन कॉपीड एवरीबडी? चलिए आगे चलूं। यस सर। तो सेकेंडरी डेटा को हम एक और नाम देते हैं, व्हाट चिल्ड्रन? सेकेंड हैंड। तो यहाँ पे एन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर इसको कलेक्ट नहीं करते हैं, ये किसी के कलेक्टेड डेटा को ऑलरेडी जो कलेक्ट हो चुका है उसको यूज कर लेते हैं। सर हम समझ गए सर, आपने होमवर्क दिया हमने सॉल्व कर लिया, प्राइमरी डेटा। और कुछ लोग किसी से कॉपी लेके छाप लेते हैं, उनके लिए सेकेंडरी डेटा। तो अगर आप इसके बारे में मेरे को बताना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिएगा सर सेकेंडरी डेटा, बच्चे का नाम लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि उसने आपसे होमवर्क छापा है। कॉपीड द कंटेंट ऑफ प्राइमरी डेटा बच्चों। चलिए, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सुनाई पड़ा मैंने क्या बोला? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, सब क्या बोल रहे हैं सर आप? एनएसएसओ का काम होता है डेटा कलेक्ट करने का, वो डेटा कलेक्ट करके सीएसओ को देता है और सीएसओ उसको ऑर्गेनाइज करके लोगों के सामने लेके आता है। तो दिस इज द वर्क ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, और इनके पास से जो आपको डेटा मिलेगा दैट इज पब्लिश्ड डेटा। कौन सा डेटा? पब्लिश्ड डेटा। समझ में आ गया? अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इनकी वेबसाइट्स पे आपने बहुत बार विजिट किया होगा, यस और नो चिल्ड्रन? इनकी वेबसाइट्स पे आपको बहुत कुछ पता लगता है, टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं, समझ में आ गया? सो कॉल्ड सैंपल पेपर मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स मिल जाते हैं, कुछ बच्चों की कॉपीज मिल जाती हैं जो बेस्ट स्कोरर्स होते हैं। ये काम आईसी की वेबसाइट पे नहीं होता बट सीबीएसई में होता है। जो टॉप रैंकर्स होते हैं जिनके 100 में 100 मार्क्स आते हैं ना, उनकी कॉपीज को स्कैन किया जाता है, सबकी नहीं। जैसे मान लीजिए 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, लेटेस्ट से 200 बच्चों का 100 में 100 आया, तो 200 में से कोई 5 कॉपी स्कैन करते हैं वो लोग, 5 में से फिर कोई एक को वो डिस्प्ले पे डाल देते हैं। इज दैट क्लियर? सर ऐसा क्यों करते हैं? RTI 2000, अब 19 हो गया है, पहले 2005 था, के तहत, चिल्ड्रन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, समझ में आ गया? तो ये सारा डेटा आपको इनकी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। तो ये पब्लिश्ड हुआ कि अनपब्लिश्ड हुआ? ये पब्लिश्ड हो गया। आपके स्कूल की वेबसाइट पे भी स्कूल का रिजल्ट पूरा होता होगा,
बट जो बच्चे फेल हुए उनके कितने नंबर थे ये कोई स्कूल गाता है? कौन अपनी बेइज्जती कराएगा? ये आपने डेटा इकट्ठा कर लिया, स्कूल के पास इसका रिकॉर्ड था, दिस इज अनपब्लिश्ड। तो रिकॉर्ड तो है बट पब्लिसाइज नहीं किया गया, इट इज अनपब्लिश्ड। आप दुनिया को गा गा के बोल रहे हैं मेरे से बड़ा झुट्टा कोई नहीं, मतलब मैं नहीं, आपसे बड़ा झुट्टा कोई नहीं, तो पब्लिश हो गया। आप झूठ बोलते हैं बट आपने किसी को बताया नहीं, बट लोगों को पता बहुत कुछ है, तो इट इज अनपब्लिश्ड। ओके, तो इनका जरा नाम हम लिख लीजिए फास्ट। नो सर। एनएसएसओ डेटा कलेक्ट करेगा और सीएसओ उसका मीन, मीडियन, मोड, रिपोर्ट ये सब बनाएगा। सर यहाँ नौकरी कैसे मिलती है? लोगों को तो नौकरी ही चाहिए हर बार। चलिए बता देता हूं। आईएसआई नहीं सर, यहाँ नहीं जाना है सर। अरे पाकिस्तान का आईएसआई नहीं है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है। यहाँ बी स्टैट और बी मैथ का एक कोर्स होता है, समझ में आ गया? जहां पे 80 to 90% आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है, बाकी इकोनॉमिक्स वगैरह ही पढ़ाई जाती है। तो अगर आप यहां से बी स्टैट या बी मैथ का 3 ईयर 4 ईयर कोर्स करते हैं, इंडिया में 2 जगह सेंटर है, एक कोलकाता है और एक दिल्ली है, आई एम नॉट श्योर, मैंने देखा था अभी कुछ दिन पहले। एक जगह बी स्टैट बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और एक जगह बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। बी स्टैट बी मैथ करने के बाद आप एम स्टैट और एम मैथ कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपने पीएचडी वगैरह कर ली तो समझ लीजिए सीनियर पोजीशंस पे आपकी जॉब लग जाती है। दो आप आईएएस ऑफिसर कहलाएंगे तो नहीं, बट आपका काम हमेशा आईएएस ऑफिसर के साथ ही रहेगा, आप पीएमओ वगैरह को ही असिस्ट करेंगे। समझ में आ गया? बट यहाँ तो लोग इतनी लंबी सोच रखते ही नहीं है। लोग तो कहते हैं सही 2 कौड़ी का सर एमबीए कर लेंगे और तेल बेचने की नौकरी पकड़ लेंगे बस। समझ में आ गया? तो भाई मेहनत तो जीवन में उतनी करनी है, आसान एमबीए करके टेढ़ी नौकरी पकड़ लो या टेढ़ी पढ़ाई करके आसान नौकरी पकड़ लो, चॉइस इज योर्स। पहले आसान बाद में डिफिकल्ट, या पहले डिफिकल्ट बाद में आसान। जैसे डॉक्टर बोलता है ना अंगूठे में प्रॉब्लम है, भाई नेल या तो मैं खींच के निकाल दूं, 10 मिनट दर्द होगी। समझ में आ गया? नहीं डॉक्टर साहब हम 10 मिनट नहीं झेल पाएंगे। ठीक है, इंजेक्शन लगाते हैं सुन्न करने का, बीटाडिन डाल देंगे बाद में, 3 घंटे बाद उससे ज्यादा दर्द होगी। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई। तो आपको स्टार्टिंग की डिफिकल्टी और बाद में इजी, या स्टार्टिंग में इजी या बाद में डिफिकल्टी, चॉइस इज योर्स। ओके, चलिए। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बच्चों कुछ डिफरेंसेस हैं, आई वांट कि आप इनको लिख लें, काफी काम की चीजें हैं। सब नहीं लिखना है, बस आप 3 कॉलम बना लें। पहला कॉलम बेसिस का, दूसरा प्राइमरी और तीसरा सेकेंडरी। इज दैट अंडरस्टूड? सिर्फ जो बेसिस में लिखा है वो आप पूरा लिखेंगे बच्चों, और बाकी की चीजें सिर्फ उतनी जितने में आपको समझ में आ जाए। प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है बट ये ओरिजिनल नहीं होता। इज दैट क्लियर? प्राइमरी डेटा कोई एजेंसी या पर्सन कलेक्ट करते हैं बट ये ऑलरेडी कलेक्टेड होता है। वही सेम जो डेफिनेशन में पढ़ा था वही चीजें आ रही हैं। यहां पे समय ज्यादा लगेगा, चीटिंग करने में समय बहुत कम लगता है। हमारे इंडिया में 90% लोग जो पीएचडी करते हैं ना, रिसर्च वगैरह, वो सेकेंडरी डेटा होती है, समझ लीजिए, क्योंकि वो मेहनत करना नहीं चाहते। फिर वो कहते हैं भाई नौकरी नहीं लग रही है। अरे डपोड़ संग, जब तुम पढ़े ही ना नौकरी कहां से लगेगी? कुछ आना भी तो चाहिए। किसमें कॉस्ट ज्यादा लगेगी? किसमें कॉस्ट ज्यादा लगेगी? प्राइमरी में। और कौन एकदम सस्ता होगा? सेकेंडरी। ज्यादा भरोसेमंद और सुटेबल कौन सा होगा चिल्ड्रन? प्राइमरी। बट पता नहीं किसने किस पर्पस के लिए कलेक्ट किया था डेटा, आप उसी छाप लिए पूरा का पूरा डेटा। कभी कभी ऐसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा, आपने गूगल किया, आप पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे और वहां पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में आंसर था, आप छाप के टीचर के सामने फाइल ले गए। टीचर कह रहे क्या पगलेटी लिख के ले आए हो? सर वो गूगल किए थे। तो टीचर कहेगा बेटा पापा का नाम क्रोम रख लो, अपना नाम इंटरनेट ब्राउजर रख लो। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो क्या जरूरी है बच्चों गूगल आपको सही डेटा दे? नो, आपको उसको बताना पड़ेगा किस रेफरेंस में आपको डेटा चाहिए। जैसे एक बार एक स्टूडेंट से पूछा गया टीचर ने, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? इकोनॉमिक्स का प्रश्न था। बच्चा कह रहा है सर मैं लीगल स्टडीज का स्टूडेंट नहीं हूं। अरे भैया लॉ ऑफ डिमांड मतलब प्रिंसिपल पूछा जा रहा है आपसे इकोनॉमिक्स का, कि जब दाम बढ़ेगा तो लोगों की विलिंगनेस टू बाय कम होगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। वो कह रहा है मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, लॉ का क्वेश्चन लॉ वाले से पूछिए जाके। अजीब टाइप के लोग हैं। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई। चलिए, जैसे किसी की नौकरी लग गई, क्या नौकरी पाए हो तुम? वहां हाउस कीपिंग करते हैं, होटल मैनेजमेंट की, अच्छा जमादार हो तो ऐसा बोलो ना। समझ में आ गया? किसी ने नया फ्रेंचाइज खोला, किस चीज का? टंबल ड्राई का फ्रेंचाइज है, अच्छा धोबी हो। चलिए, ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत चाहिए आपको
सेकेंडरी डेटा में चिल्ड्रन, क्योंकि प्राइमरी डेटा ऑलरेडी डायरेक्ट सोर्स से आया है, इसलिए ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। आप लोग देखते होंगे यूट्यूब वगैरह में कभी कोई क्वेरी फंस जाए किसी चीज की वगैरह वगैरह ना, नहीं समझे? क्या जरूरी है जिस कॉन्टेक्स्ट में यूट्यूबर पढ़ा रहा हो सही पढ़ा रहा है? नो। अभी जैसे मेरा एलएलबी के 4th सेमेस्टर में लॉ ऑफ टैक्सेशन का पेपर था। अब खैर इनकम टैक्स मेरा सब्जेक्ट है तो पढ़ना तो ना के बराबर था उसमें, बट मैंने कहा ज्यादा चौधरी बनना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा देख ही लें। तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे टाइप किया टैक्सेशन वीडियोस, 90% वीडियो मेरे को इनकम टैक्स की अकाउंटिंग का मिल गया, जो कि ग्रेजुएशन बीकॉम में पढ़ाया जाता है, बट हमारा सिलेबस लॉ ऑफ टैक्सेशन का था, तो हमको थ्योरी ज्यादा पढ़नी थी, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ना था। तो जब हमने यूट्यूब को सही इंस्ट्रक्शन दिया, लॉ ऑफ टैक्सेशन एलएलबी सेमेस्टर 4, तब सही वीडियोस मिले। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो वही चीज यहाँ पे भी ये चल रहा है। तो अगर मेरे पास किताब आ जाए एलएलबी की तो उसके अंदर सिर्फ लॉ ही लॉ मिलेगा, न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। बट अगर टैक्सेशन का न्यूमेरिकल चाहिए तो बीकॉम की किताब लेनी पड़ेगी। समझे लोग बात को कि नहीं समझे? अगर किसी को आंख में प्रॉब्लम है तो वो आई सर्जन के पास जाएगा या न्यूरो सर्जन के पास जाएगा? आई सर्जन। बट अगर कैटरैक्ट का ऑपरेशन था तो आई सर्जन कर देगा। बट अगर दिमाग से कोई कनेक्टिविटी है तब क्या काम करेगा? तब न्यूरो सर्जन काम करेगा, तब आई सर्जन काम नहीं करेगा। नहीं समझे बात को? खोपड़े में बात गई? चलिए, सबने कॉपी कर लिए होंगे फर्स्ट 2-3 पॉइंट्स। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, प्राइमरी डेटा ज्यादा इलैबोरेट होता है, बट सेकेंडरी डेटा के लिए बहुत ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं चाहिए। तो यहां पे आप लिख सकते हैं पीपल रिक्वायर्ड। तो प्राइमरी डेटा के लिए भाई प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर चाहिए, एनुमरेटर चाहिए। क्या सेकेंडरी के लिए झुआ भर लोग चाहिए आपको? नो। तो सर मतलब सेकेंडरी डेटा बर्थडे पार्टी हो गया और प्राइमरी डेटा विवाह हो गया पूरा का पूरा। चलिए झटपट लिख लें बच्चों, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। सो सबको समझ में आ गया बच्चों? सबको समझ में आ गया? यस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चल रहे हैं, डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। व्हाट? डिग्री। और यहां पे डिग्री शब्द का मतलब हो गया इंटेंसिटी। व्हाट? खोपड़े में बात गई? चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे चैप्टर का चल रहा है, डेटा कलेक्शन के अलग अलग मेथड्स कौन से होते हैं। सेकेंडरी का तो एकदम ही आसान होता है, कुछ खास नहीं है। सबसे ज्यादा मेहनत आपको किसमें करनी है? प्राइमरी डेटा। तो एक एक करके आप इसको लिख भी लीजिए। हम हर मेथड का मीनिंग पढ़ेंगे पहले तो, फिर इसके मेरिट्स पढ़ेंगे और इसके डीमेरिट्स। इज दैट क्लियर? चलिए, तो आईएससी स्टूडेंट्स को लगेगा हमें क्यों इतना ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। बच्चों ये काम आएगा इसलिए ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। घर घर जाकर लोगों से पूछिए, जिस भी चीज का डेटा आप कलेक्ट करना चाहते हैं, इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बट अगर आपने सो कॉल्ड अपने बिहाफ पे किसी को भेज दिया, आई रिपीट, अपने बिहाफ पे किसी को भेज दिया, देन इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। सर ये एक ही जैसा लग रहा है सब कुछ। नहीं बच्चों, फर्क है। अगर आप एक न्यूज़पेपर हाउस हैं, आप एक न्यूज़पेपर एजेंसी चलाते हैं चिल्ड्रन, न्यूज़पेपर एजेंसी ना बोल के मैं न्यूज़पेपर हाउस बोलूं तो बेटर रहेगा, तो आपको गली मोहल्ले अलग अलग लोग भेजने पड़ेंगे और वो चेक करके बताएंगे क्या इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की है। तो व्हेन यू डायरेक्टली विजिट पीपल फ्रॉम whom you are supposed to take the information, it is known as what children? Direct personal investigation. You do not go, rather you on your behalf send somebody and they do the same work, it is indirect. बट अगर आपने लोगों को एरिया वाइज एलोकेशन दे दिया कि आप सब जाइए डेटा कलेक्ट करके लाइए, ये न्यूज़पेपर एजेंसी के केस में ज्यादातर होता है चिल्ड्रन, वो माइक लेके कैमरा लेकर जगह पहुंच जाते हैं। दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग? तो वो लिखा होता है हिंदुस्तान टाइम्स में HT कॉरेस्पॉन्डेंट, टाइम्स ऑफ इंडिया कॉरेस्पॉन्डेंट, पहले लोगों के नाम लिखे होते थे, बट उस पर फिर रिस्क आने लग गया उनकी लाइफ पे, इसलिए वो हटा के क्या लिख देते हैं? कॉरेस्पॉन्डेंट। फिर आपको लग रहा है भाई ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं इसमें तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। अगर एरिया ऑफ रिसर्च छोटा है तो ये तीनों मेथड्स सही काम करेंगे, बट बहुत बड़ा एरिया है बच्चों, तो क्या एक एक जगह जाके विजिट खुद करना, अपने बिहाफ पे किसी को भेजना या ढेर सारे लोगों को ऑफिशियली भेजना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नो। तो वहां पे क्या बोलते हैं? हेलो, मैं कौन बनेगा करोड़पति बोल रहा हूं, आपको अकल है केबीसी खेलने की? तो आप टेलीफोन से भी इंक्वायरी कर सकते हैं, चीजों की जानकारी ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? टेलीफोनिक इंटरव्यूज। और कभी अगर आपने मैगजीन खरीदी हो अपने पैसे से या किसी के पैसे से,
मैगजीन खोली हो तो उसके अंदर एक क्वेश्चनायर होता है बच्चों, आप उसको पूरा भर दीजिए और उसको फोल्ड करके एक एनवलप भी होता है साथ में, उस एनवलप में डाल के उसको अच्छे तरीके से पेस्ट करके पोस्टेज स्टैंप बिना लगाए आप भेज सकते हैं। सर बिना इसके चला जाएगा? हाँ, क्योंकि जो आपसे डेटा मांग रहा है उसने पोस्टल डिपार्टमेंट को ऑलरेडी फीस दे चुके हैं। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो इसको हम बिजनेस रिप्लाई एनवलप मेथड भी बोलते हैं। तो एक एनवलप होता है, एक क्वेश्चनर होता है। कभी मैगजीन में आपने देखा इस तरह का? तो उसको आप अंदर भर सकते हैं। कभी कभी मैगजीन का सब्सक्रिप्शन फॉर्म भी आता है, आपको 3 इयर्स के लिए मैगजीन चाहिए या 2 इयर्स के लिए चाहिए या 1 ईयर्स के लिए, टिक करके अकॉर्डिंगली पैसा भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। बट आजकल बच्चों सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, पता नहीं है बकवास क्यों सिलेबस में रखी है। आजकल पता है डेटा सबसे इंपॉर्टेंट किस तरीके से कलेक्ट होता है? गूगल फॉर्म। समझ में आ गया? गूगल फॉर्म इज द बेस्ट वे, क्योंकि जब ये डेटा आता है तो ये एक्सेल शीट में बन जाता है और फिर आप उसको एडिट इजिली कर सकते हैं। तो ये सब बकवास हो चुका है एज ऑफ टुडे, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। तो समझ में आ गया व्हाट इज मेल्ड क्वेश्चन है? तो फिर सर इसमें क्या फर्क होता है? आपके घर पे हमारे लोग आएंगे, हम इन्वेस्टिगेटर हैं, वो लोग एन्यूमरेटर कहलाएंगे, और हर पर्सन के लिए एक पेज इस्तेमाल होगा। वो आपसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे, आप बताते जाएंगे, वो टिक क्रॉस करते जाएंगे। तो सर दोनों में फर्क क्या हुआ? दोनों में फर्क बच्चों ये हुआ, अगर जनता पढ़ी लिखी है, अवेयर है, सही रिस्पॉन्स देगी, तो यू कैन गो फॉर मेल्ड क्वेश्चन है। ढपोड़ संग है, अकल से पैदल है, बुद्धि से एकदम बेकार, उनको समझ में नहीं आता कुछ, तो पढ़ पढ़ के समझाना पड़ता है। दैट इज व्हाट क्वेश्चनायर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। तो नटशेल में सब कुछ समझ में आ गया? सारे मेथड्स देख लीजिए बच्चों, फिर एक एक करके सबको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, आप देख रहे होंगे ये जो आंटी जी हैं, ये इनसे और इनसे कुछ पूछे। ये अंकल जी कौन है? ये हैं इन्वेस्टिगेटर, और ये आंटी जी कौन है? एन्यूमरेटर। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में चिल्ड्रन आपको चीजें क्या क्या नजर आएंगी? पहली, आपको पर्सनली फील्ड में जाना पड़ेगा। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। ये है पहला फीचर चिल्ड्रन। सेकंड फीचर, क्योंकि लोग जवाब देने में इंटरेस्टेड रहते नहीं है, तो आपको उनको थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा। पता लगा चप्पल लप्पल मार भगा दे भाई ऐसे, हमको ही नहीं बताना है। ऐसे भी टाइप के लोग होते हैं, और फ्रॉड भी आजकल बहुत बढ़ रहा है। पता लगा कह रहे हैं सर वो एक ओटीपी आया होगा, मोबाइल बता दीजिए। ठीक। देयर आफ्टर चिल्ड्रन थर्ड पॉइंट, जो इन्वेस्टिगेटर या इंटरव्यूअर होगा उसको चीजों को ठीक से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, किस पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट हो रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? नहीं आई? क्या 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 क्या? हाँ हाँ, वेरी गुड। बट यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया कि इस आंटी जी के पास जो एक कागज का टुकड़ा, ये क्वेश्चनायर है? ये तो नहीं बताया ना। अगर ये क्वेश्चनायर भरवाएंगी, छपा छपाया क्वेश्चनायर इनको ऑफिस से मिला, ये वही वही पूछेंगी जो वहां पे लिखा हुआ है, अपने मन से क्वेश्चन नहीं बना सकती, तो आप इसको बोलेंगे क्वेश्चनायर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। बट इनको एक ट्रेनिंग दे दी गई है और ये अपने मन से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रही हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा घर में कितने बच्चे हैं, किसी और से क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी किड्स आर देयर, लैंग्वेज का इशू है। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चनायर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर में अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो होमवर्क दिया वो करके आइए, क्वेश्चनायर फिल्ड बाय न्यूमरेटर, आप पूरा क्वेश्चन करके ले आए, तो इट इज डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। समझ में आया? अरे मैं पढ़ा लिखा टीचर हूँ, परेशान ना होइए, आप फंसा नहीं पाएंगे, मैं पूरी क्वेरी आपकी क्लियर कर दूंगा। ओके। हाँ और दोनों नहीं, ये सॉरी नहीं है, दोनों कब होंगे कब नहीं होंगे डिपेंड करेगा स्कोप ऑफ स्टडी क्या है। बहुत बड़ी स्टडी है तो इन्वेस्टिगेटर अपने ऑफिस में बैठा है, काम सबको एलोकेट कर दिया, एन्यूमरेटर काम करेंगे। और अगर एक दो जगह ही सो कॉल्ड आपको विजिट करना है, मतलब एक दो मोहल्ले में 10-20 घर, तो सिर्फ इन्वेस्टिगेटर ही होगा, वही एन्यूमरेटर का भी काम कर देगा। इज दैट क्लियर? चलिए, ये बातें सबको समझ में आ गई बच्चों? पर्सनल इंटरव्यू इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल। चलिए तो यस सर। इसको लिख लें, झटपट इसको लिख लें। और अगर आप सिर्फ इसको भी लिख लेते हैं तो आगे कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वो चीजों को आसान तरीके से सामने वाले को समझाएगा ताकि उसको उसका डिजायर्ड आंसर मिल जाए। इज दैट अंडरस्टूड? झटपट कॉपी फास्ट चिल्ड्रन, फिर आगे चलते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक चिल्ड्रन, इंटरव्यूअर कैन रेस्ट्रिक्ट और रिक्वेस्ट।
फालतू जवाब देने से इंटरव्यूअर रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है बच्चों, और सही जवाब ना मिलने पे रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि भाई साहब थोड़ा और इलेबोरेट आंसर दे दीजिए। इज दैट क्लियर? ताकि मैं डेटा कलेक्ट जितना बढ़िया करूंगा, मेरा एम्प्लॉयर, मेरा इन्वेस्टिगेटर उतना ज्यादा खुश होगा और मेरा प्रमोशन हो जाएगा। तो आपने बच्चों इस कंपनी का नाम सुना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब इसका नाम सिर्फ यूनिलीवर हो चुका है। हिंदुस्तान, सॉरी सॉरी सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वाज द ओल्ड कंपनी चिल्ड्रन। हिंदुस्तान इंडिया की कंपनी थी, यूनिलीवर ब्रिटेन की कंपनी थी, समझ में आ गया, इंग्लैंड की। अब यूनिलीवर वालों ने अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ा दी है, तो उनका नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया है, पहले सिर्फ लीवर लिमिटेड था। तो उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की कि दिल्ली में लोग कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं, और रिसर्च में इन्वेस्टिगेटर्स को सेलेक्ट किया गया कि ये लोगों के घरों में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? आज के जमाने में तो लोग बोलते एक जरा सो कॉल्ड फोटो खींच के भेज दो घर से, कौन सा साबुन इस्तेमाल कर रहे हो, तो पता लगा फोटो किसी महंगे साबुन की भेज दी है, उतनी तो औकात भी नहीं है इनकी। क्यों दिल्ली में ये काम किया जा रहा है? भाई दिल्ली को मेट्रोपॉलिटन एरिया माना जाता है, विभिन्न प्रकार के लोग आपको वहां नजर आएंगे, गरीब भी मिलते हैं, लोअर मिडिल क्लास भी मिलते हैं, अपर मिडिल क्लास भी मिलते हैं, रिच भी मिलते हैं, सुपर रिच भी मिलते हैं, दलित आवारा भी मिलते हैं, अय्याश टाइप के मिलते हैं। तो यहाँ से सारा डेटा पता लग जाएगा। फिर ये प्लान करेंगे कि हमको इंडिया के किस कोने में अपने साबुन का स्टॉक कितना बेचना है। और इन्वेस्टिगेटर को बताया गया कि थोड़ा सा चुलबुल पांडे मत बन जाइएगा, थोड़ा सा मक्खी सिंह पांडे बनिएगा, बड़े पोलाइट और कर्टियस तरीके से बात करिएगा। इज दैट क्लियर? सौरभ सर बन के क्वेश्चन नहीं बोले कौन साबुन इस्तेमाल कर बजा रहा, नहाए हो 4 दिन से पहले ये बताओ, ऐसे नहीं पूछना है आपको। तो इंटरव्यूअर या जो भी इन्वेस्टिगेटर है, एन्यूमरेटर है, बहुत स्किलफुल होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेके आए, और बायस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हम ठंडी में तो लोग घर में जाएंगे नहीं, क्योंकि ठंडी में तो हफ्ते में एक बार लोग नहाते हैं, या छिट्टा विट्टा डाल दिए तो अपने आप को नहाया हुआ मान लिए, या किसी नहाए हुए आदमी से हाथ मिला दिए तो मान लिए कि वो भी नहा लिए, या पड़ोस में अगर कोई 2 बार नहा रहा है तो हम समझ लीजिए एक बार हमारे लिए वो नहा लिया, तो हम नहाएंगे ही नहीं। तो आपको थोड़ा सा न्यूट्रल होना पड़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? खोपड़े में बात गई? पक्का? यस आप एन्यूमरेटर हैं, आप ऐसा डेटा नोट कर रहे हैं, किसी घर में घंटी बजाई और कोई दीदी जी निकल आई, पूछना लेना कौन से साबुन से नहाती, चप्पल चप्पल पड़ेगी, दादाजी बुला दी कुछ काम है, दादाजी आपके घर में कौन सा साबुन आता है, ऐसे पूछना है आपको, समझा? कौन सा शैम्पू लगाते हैं, क्या खाते हैं, वही चप्पल पड़ेगी, नजर लगाने आ गया मनु हमारे खाने के ऊपर। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? यस सर। खोपड़े में बात गई? तो इस मेथड की सुटेबिलिटी क्या है चिल्ड्रन? आप हेडिंग लिखेंगे सुटेबिलिटी। पहला पॉइंट, जब आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, एरिया इज लिमिटेड, मैं जितना मार्क कर रहा हूं बच्चों बस नहीं लिखिएगा, इंक्वायरी को कॉन्फिडेंशियल रखना है कि सबके सामने ये बातें ओपन ना हो जाएं। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर पहले लोग मेरी टांग खींच रहे थे पूछकर, सर ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में और क्वेश्चनायर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स में फर्क क्या हुआ? क्वेश्चनायर तो कहीं कागज का टुकड़ा रखा रहेगा तो कॉन्फिडेंशियलिटी इस बात की कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी नहीं, बट जब डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है तो पूरा डेटा कॉन्फिडेंशियल है, मेरे पास से मेरे इन्वेस्टिगेटर के पास जाएगा, इन्वेस्टिगेटर के पास से ऑफिस में जाके वो बंद हो जाएगा ताले में। ओके? एंड जब आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी चाहिए और जब आप ओरिजिनलिटी चाहते हैं तो आपको बच्चों कौन सा मेथड फॉलो करना है? डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन टू बी अडॉप्टेड व्हेन लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड, सॉरी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड इन लिमिटेड एरिया विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल? तो वहां पे डीपीआई भी होगा, एन्यूमरेटर, ये क्वेश्चनायर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर भी होगा, टेलीफोन इंटरव्यू भी होगा, ओरल इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी होगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? डीपीआई, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? क्योंकि बच्चों ग्रेजुएशन में जब आप पीएचडी वगैरह करेंगे, नहीं सर इतना पढ़ना ही नहीं हमको, चलिए कोई बात नहीं, मतलब जीवन में परेशान रहना है, जो कम पढ़ेगा परेशान रहेगा। या आपने मान लीजिए एमबीए में ही अपना प्रोजेक्ट बनाया, तो वहां पे जब अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो ये काम आपको करना पड़ेगा। वहां पे आपके प्रोजेक्ट के सबमिशन के टाइम पे एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भैया क्यों डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू वाला मेथड सेलेक्ट किया? मेरा मन, आप चौधरी हैं इस बात के? तो कहा ठीक है बेटा, 100 में से 5 नंबर देके जा रहा हूं, मेरा मन।
तो आपको ये सारी बकवास वहां पे बोलनी पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए, यस सर। खोपड़े में बात गई, लिख यस। लिया सबने? यस सर। आप कहेंगे सर फिर हमको पागल बनाया जा रहा है सर। सर सुटेबल था, मेरिटोरियस था, तभी तो इस्तेमाल किए ना। यस, तो भाई ये ऑलरेडी लिख चुके हैं तो लिखने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी लिख चुके हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट लिख लीजिए। समय समय के हिसाब से, लोगों के मूड के हिसाब से आप क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। कोई बड़ा परेशान है और उससे पूछ रहे हैं आत्महत्या करने के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे, और मारेगा वो। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों के हिसाब से, उनके कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? यूनिफॉर्म रहता है, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म पहन के डेटा पूछना है? नो, आपको सब लोगों से एक ही जैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। खोपड़े में बात गई? दिस इज रॉन्ग। सर इकोनॉमिकल कैसे होगा सर, अलग अलग जगह जाना पड़ेगा? ऐसे इकोनॉमिकल होगा चिल्ड्रन। द एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लिमिटेड। अगर आप बड़े एरिया में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बच्चों, तो ये मेथड ठीक नहीं है। समझ में आ गया? और आजकल तो एक गूगल फॉर्म चलता है जहां पे आप बोल सकते हैं मेल्ड क्वेश्चनायर फिल्ड बाय द रिस्पोंडेंट ओनली, वो गूगल फॉर्म ही चलता है। समझ गए बच्चों? सबने यस सर। यस कॉपी कर लिया? जो मैं नहीं कॉपी करवा रहा हूं तो ये इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको मेरिट में लिखेंगे नहीं, आप सुटेबिलिटी से मेरिट्स कॉपी कर लेंगे पूरे। याद रखिएगा, सुटेबिलिटी से मेरिट्स कॉपी कर लेंगे। मेरिट्स की हेडिंग लिखिए ना, ऊपर से एरो ड्रॉ करके नीचे ले आइए, तो याद रहेगा कि वो पॉइंट सुटेबिलिटी में भी और मेरिट में भी है। मेरिट। समझ गए चिल्ड्रन? अब सर ये ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या हुआ? कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होते हैं बच्चों, जिनको आप क्या बोलते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। व्हाट? तो अगर आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन आयर काम आ जाएगा। छपा छपाया दे दीजिए एबीसीडी, उसी में से कोई एक आंसर होगा। बट अगर आप थोड़ा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? यस सर। कॉपी एवरीबॉडी? यस सर। कॉपी कर लिया सबने? चलिए, व्हाट आर द डीमेरिट्स? जब मेरिट बता दिया, इसी का उल्टा कर दीजिए। वाइडर एरिया में क्या ये मेथड काम करेगा? नो। नो सर। दिस मेथड इज वेरी 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 एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। सबने मेरिट्स नोट डाउन कर लिए बच्चों? चलिए, पहले दो डीमेरिट समझ में आ गए चलन? समझ में आ गए? यस सर। तीसरा डीमेरिट, पर्सनल प्रेजुडिस। मतलब सर मैं गुप्ता जी के यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ शर्मा जी के यहाँ जाऊंगा। मैं मिस्टर जॉन के यहाँ नहीं जाऊंगा, मिस्टर टॉम के यहाँ जाऊंगा। ये पर्सनल प्रेजुडिस कभी कभी एन्यूमरेटर के मन में आ जाता है, और हो सकता है कि इसके बेसिस पे आप सही डेटा सेलेक्ट ना कर पाए। आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि जो भी एन्यूमरेटर प्रश्न पूछने जा रहा है वो फालतू की बकवास ना बके, वो सही तरीके से, अनबायस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए। नहीं तो शर्मा जी से कुछ और क्वेश्चन पूछ ले, गुप्ता जी से कुछ और, वर्मा जी से कुछ और, अग्रवाल जी से कुछ और, गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। ये समझ गए? समझ गए? यस सर। तो आप इसका यस सर। समझ गए भाई, डायरेक्ट है तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, टाइम ज्यादा खपेगा, दूर तक ट्रैवल करना पड़ेगा। लोगों के अंदर अगर ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी तो वो सही तरीके से डेटा कलेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? बट अपने कंट्री में बच्चों जो सेंसस होता है ना, घर घर आके पॉपुलेशन के बारे में पूछते हैं, 2011 में लास्ट हुआ था। हर 10 साल में होता है। कितने साल में होता है? हर यस 10 सर। साल में। गॉट इट क्लियर? 2021 में होना था बट कोविड चाचू चले आए, तो अभी गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट कर दिया, अभी हो गया थोड़े दिन में आपके घर में लोग आएंगे। बट ये भी बहुत कलाकार टाइप के होते हैं, ये 2 घर जाते हैं 4 घर छोड़ देते हैं, और उसके बेसिस पे जुगाड़ पानी सेट कर लेते हैं। ये प्राइमरी डेटा को सेकेंडरी बना के फिर प्राइमरी बना देते हैं उसको। समझे? एक दो है मेरे जानने वाले, सरकारी नौकरी में पहले थे, अब तो निपट गए, खैर वो ऐसे ही करते थे। गली मोहल्ले गए, 15 घर विजिट किए, एक मोहल्ला छोड़ दिए, फिर 15 घर विजिट किए। इसीलिए अगर आपने इलेक्शन का डेटा देखा हो, मरे हुए इंसान का भी वोट होता है वहां पे, क्योंकि डेटा सही कलेक्ट नहीं होता। एक बार तो कोई डेटा कलेक्ट हो रहा था, हमारे घर में कोई आए तो पर्ची नहीं थी इलेक्शन वाली, नाम यस किसका लगा है, फोटो कुत्ते की थी। सोची, अब ये जानबूझ के नहीं खींची गई होगी, जहां पे ये वोटर आईडी कार्ड की पर्ची बन रही होगी ना, उस सेंटर पे कैमरा लगा होगा शायद, मान लीजिए, या कोई फोटो कॉपी पेस्ट करनी होगी, वो कुत्ते की फोटो पेस्ट हो गई गलती से। समझ में आ गया? और मेरे घर में आधार कार्ड का नहीं, आधार कार्ड नहीं, ये एक पर्ची इलेक्शन की शायद थी, मेरे पापा के नाम के आगे मल्होत्रा लिखा था।
मेरे नाम के आगे गुप्ता लिखा था, तो मैंने कहा इतनी तो अकल लगा लेते, पिताजी का नाम मल्होत्रा तो बेटा गुप्ता कैसे हो सकता है? अरे बीवी गुप्ता हो सकती है इंटरकास्ट मैरिज से, पिता का और बच्चों का नाम तो सरनेम तो सेम ही है। कहने सर कुछ गलत हो गया लगता है, ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ हुआ है। तो उसी मैंने कुत्ते वाली फोटो भी किसी के नाम के आगे देखी थी, नहीं मेरे नाम के आगे नहीं थी। चलिए भाई, समझ गए बच्चों इसको? सर ये Yes, प्रिकॉशन sir. भी पढ़ना Yes, पड़ेगा। sir. प्रिकॉशन पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है, बस दो बातें लिख लीजिए। पर्सन शुड बी वेल वर्स्ड, मतलब ट्रेंड होना चाहिए, वही बात फिर से आ गई, गॉट इट क्लियर? एंड ही शुड बी फेमिलियर विद द कल्चर, ट्रेडिशन एंड द लैंग्वेज यूज्ड अमंग द पीपल। और उसको एकदम स्ट्रेट, सिंपल और अनएम्बिगुअस क्वेश्चंस पूछने चाहिए। समझ में क्या? और ये तो बच्चों डीमेरिट ही पढ़ा था आपने, तो सुटेबिलिटी को मेरिट्स में इस्तेमाल करेंगे, सुटेबिलिटी को मेरिट्स में, और प्रिकॉशन को डीमेरिट्स। नहीं समझे बात को? चलिए अगले लेक्चर में इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन पढ़ा दूंगा।